अवस्था परिवर्तन के समय करने के लिए हमने अगर किसी बर्तन में पानी को लेकर के उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, शुरू में पानी का तापमान कम होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम गर्म करते जाते हैं तो उसका तापमान जो होता है वो बढ़ता जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक, पानी को जो हम गर्म करते हैं तो पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ता रहता है। जैसे मान लो सामान्य रूप से 20 डिग्री सेल्सियस था, हमने गर्म किया, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80, 90, 100 के बाद फिर पानी का तापमान बढ़ना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि 100 के बाद फिर जब तापमान जब हम उसको और अधिक ऊष्मा देते हैं तो तापमान नहीं बढ़ता है, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन शुरू हो जाता है। यानी एक स्थिति ऐसी आती है तापमान बढ़ाते जाने पर कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। उस समय जब हम उसको ऊष्मा और अधिक देते हैं तो उस ऊष्मा के इस्तेमाल से उसका तापमान नहीं बढ़ता है, बल्कि उस ऊष्मा का प्रयोग जो होता है वो उसकी अवस्था को बदलने में किया जाता है। तो इसलिए जब पानी को गर्म करेंगे तो पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद फिर वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान जो होता है किसी भी वस्तु का तापमान घटता या बढ़ता नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस का जल जो होगा, जब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो जब वो भाप बनेगा तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनेगी और उसके बाद फिर तापमान उसका तब बढ़ेगा जब सारा का सारा द्रव भाप में बदल जाएगा। यानी हम किसी बंद बर्तन में अगर उसको उबाल रहे हैं तो जब वो सारा का सारा पानी भाप में बदल जाएगा, उसके बाद भी अगर हम उसको गर्म करते रहेंगे तब फिर उसका तापमान फिर बढ़ना शुरू होगा। यानी जब अवस्था परिवर्तन की क्रिया रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तब फिर उसका तापमान बढ़ना शुरू होगा। तो यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान जो होता है किसी भी वस्तु का तापमान स्थिर रहता है। हम भले ही गर्म करते रहें लेकिन फिर उसका तापमान बढ़ता नहीं है। तो यही कारण है कि अवस्था परिवर्तन के समय किसी भी वस्तु का तापमान जो है वो स्थिर रहता है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो क्यों रहता है? इसीलिए रहता है क्योंकि इस दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान, तापमान जो होता है वो वस्तु की अवस्था को बदलने में प्रयुक्त होता है, ना कि उसका तापमान बढ़ाने में। ऊष्मा जो होती है वो उसका तापमान बढ़ाने में प्रयोग नहीं होती है, बल्कि उसकी अवस्था परिवर्तन करने में इस्तेमाल होती है। इसलिए से उसका तापमान नहीं बढ़ता है। अब यहां पर बात आती है गुप्त ऊष्मा की या प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा या इसको गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ लें हम और उसको गर्म करें। जब वो पदार्थ अपने गलनांक पर या क्वथनांक पर अवस्था परिवर्तन की स्थिति में पहुंच जाए तो उसके, जैसे मान लो कोई हमने ठोस पदार्थ ले लिया, ये 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ ले लिया, तो अगर इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे तो एक निश्चित समय तक तो इसका तापमान बढ़ेगा, फिर उसके बाद इसका तापमान जो होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है। तो 1 किलोग्राम अगर पदार्थ लिया हमने तो उसके गलनांक पर इस 1 किलोग्राम पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए होगी, यानी 1 किलोग्राम जो ठोस है वो सारा का सारा 1 किलोग्राम के द्रव में बदल जाए, तो अवस्था बदलने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक होगी, इस ऊष्मा को हम कहते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य रूप से ऊष्मा देने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन जिस समय अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है, जब ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो जाता है, यानी ये क्या होगा? गलन की क्रिया। यहां पर जब ठोस से द्रव हो रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? गलन की क्रिया होगी। यानी जब ठोस उस गलनांक पर पहुंच जाता है तो गलनांक यानी गलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है उस तापमान पर, फिर उसके बाद फिर ऊष्मा हम देते जाएं अगर फिर भी, तो उसका तापमान नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे करके सारा ठोस जो होगा द्रव में बदल जाएगा।
तो सारे ठोस को, यानी कितना ठोस हमने लिया है 1 किलोग्राम, तो यदि 1 किलोग्राम ठोस को हम 1 किलोग्राम का द्रव बनाने में हमने जितनी ऊष्मा उसको दी है, उसको हम कहेंगे उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। 1 किलोग्राम वायुमंडलीय दाब पर किसी 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब जब वो गलना शुरू करे, वहां से लेकर के उसको पूरा गलने तक हमें जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब यहां पर बात 1 किलो की ही कही जा रही है, 1 किलो ही हम लेंगे। 4 किलो लेंगे तो फिर उसको और ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, लेकिन जो परिभाषा है वो 1 किलो के हिसाब से बनाई गई है। तो 1 किलोग्राम पदार्थ को उसका अवस्था परिवर्तन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उस ऊष्मा की मात्रा को हम कहते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। आई बात समझ में? और ये ऊष्मा जो हम उसको दे रहे हैं, इस ऊष्मा को देने से उस वस्तु का तापमान नहीं बढ़ेगा। तो ये ऊष्मा जाएगी कहां? ये ऊष्मा इस ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ बदलने में खर्च होगी। तो ये कहलाती है गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। कुछ आई बात समझ में? है? अवस्था पर मेन बात यह है कि अवस्था परिवर्तन के लिए हमको जो ऊष्मा देनी पड़ती है, जितनी भी ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी जब अवस्था परिवर्तन जहां पर स्टार्ट होता है वहां से हम काउंट करना शुरू करते हैं। उसके बाद उस पूरे 1 किलो पदार्थ को अवस्था परिवर्तित होने में जितनी ऊष्मा हमको देनी पड़ती है, उस ऊष्मा को हम कहते हैं प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। जब हम शुरुआत में उसको ऊष्मा देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, शुरू में तो उसका तापमान बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आएगी जब तापमान बढ़ना बंद होगा। तो जहां पर तापमान बढ़ना बंद होगा हम वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे कि अब हमको आगे कितनी ऊष्मा देनी है, क्योंकि अब वो अवस्था परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे अवस्था परिवर्तित होनी हो जाएगी, हम वहां से नोट करना शुरू कर देंगे कि अब हमको ये पूरा 1 किलो ठोस द्रव में बदलने पर हमको कुल अब कितनी ऊष्मा देनी पड़ी। उससे पहले जो ऊष्मा दी उसको हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा तो तापमान बढ़ाने में खर्च हुई। अब जो ऊष्मा खर्च होगी, जैसे उसमें गलने की क्रिया प्रारंभ होगी, उसके बाद जो ऊष्मा खर्च होगी वो उसकी अवस्था को बदलने में खर्च होगी। तो इस काम में हमको कितनी ऊष्मा खर्च करनी पड़ी, तो इस ऊष्मा को हम कहते हैं प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। और इसकी मात्रा हम लेते हैं हमेशा 1 किलो। कोई भी पदार्थ लेंगे उसको 1 किलो। इसी प्रकार से अगर 1 किलोग्राम हम द्रव लेते हैं कोई, तो द्रव को गैस बनाने में जितनी ऊष्मा खर्च होगी, द्रव को गैस बनाने में जितनी ऊष्मा खर्च होगी उसको हम कहेंगे उसकी द्रव की गुप्त ऊष्मा। यानी गुप्त ऊष्मा वो होती है जो दिखती नहीं है, क्योंकि शुरुआत में तो हम जो ऊष्मा दे रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है, हमको पता चल रहा है कि हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म होती चली जा रही थी, उसका तापमान बढ़ता जा रहा है तो हमें दिख रही है। लेकिन इस समय क्या होता है, तापमान नहीं बढ़ता है। अगर तापमान नहीं बढ़ रहा है तो ऊष्मा कहां गई फिर? तो वो ऊष्मा कहीं नहीं गई, वो ऊष्मा है इसी में है। और वो ऊष्मा का प्रयोग कहां हो रहा है? उसकी अवस्था को बदलने में हो रहा है। इसलिए वो ऊष्मा दिखती नहीं है, उसको ऊष्मा कहीं पर हमको पता नहीं चलती है, लेकिन वो रहती है वहां पर। इसीलिए इसको कहते हैं प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। गुप्त रहती है, दिखती नहीं है उसका, क्योंकि ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से हमको ये दिखता है कि उसका तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कहलाती है गुप्त ऊष्मा। फिर इसके बाद आता है जो तापमान की बात होती है, तो ये तापमान जो होता है वो उसको नापने के जो पैमाने होते हैं, सामान्य रूप से तो हमने सुना होगा कि डिग्री सेल्सियस, एक तापमान तो हमने सुना है डिग्री सेल्सियस। जैसे आज बताते हैं टीवी वगैरह पे कि मौसम का हाल में तापमान कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस, या जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कहते हैं 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ये बताया जाता है। तो एक पैमाना होता है इसका डिग्री सेल्सियस। एक दूसरा पैमाना और इस्तेमाल किया जाता है विज्ञान की भाषा में, उसको कहते हैं केल्विन। इसको कहते हैं केल्विन। एक पैमाना और होता है ये केल्विन। और जो हम बुखार वगैरह नापते हैं, जैसे जब कहते हैं कि 100 बुखार हो गया था, 101 बुखार हो गया था, तो वहां पर जो पैमाना है वो दूसरा पैमाना है, उसको कहते हैं फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। तो ये 3 प्रकार के होता है कि 2 पैमाने और होते हैं, लेकिन तुमको ये 3 पैमाने ही मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। फारेनहाइट ये वाला है डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस पैमाना है, डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं इसको, सेल्सियस। तो सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट, ये 3 प्रकार के पैमाने होते हैं किसके? तापमान को नापने के लिए, ऊष्मा को नापने के लिए।
सामान्य रूप से जो इस्तेमाल होता है रोजमर्रा की भाषा में वो होता है डिग्री सेल्सियस। और जो बुखार वगैरह नापने के लिए जो थर्मामीटर होते हैं उनमें ज्यादातर जो तापमान होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में होता है, वहां पर वो पैमाना दूसरा है। जैसे दूरी को नापने के कई पैमाने हैं, कोई मीटर में नापता है, कोई किलोमीटर में नापता है, कोई फुट में नापता है, कोई बालिस्ट के हिसाब से नाप लेता है, होता है ना। तो उसी प्रकार से तापमान को नापने के लिए भी अलग अलग प्रकार के पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो तुमको मुख्य रूप से यहाँ पर फ़ारेनहाइट भी नहीं पढ़ना है और तुमको डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में ही मुख्य रूप से पढ़ना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो डिग्री सेल्सियस और जैसे कहा गया कि 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी का मतलब सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है कि ये कितना केल्विन होगा। जैसे हम कहें कि 1 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो जब हम 1 को लिखेंगे तो 1 रुपया लिखेंगे, और जब पैसे लिखने को तो हम क्या कहेंगे, 100 पैसे लिखेंगे, ये होगा ना। यानी 1 रुपए और ये 100 पैसे दोनों क्या हैं, बराबर हैं। 1 रुपए और 100 पैसे दोनों क्या हैं, बराबर हैं, चाहे हम 1 रुपया कहें चाहे 100 पैसे कहें। तो उसी प्रकार से 25 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो कितने केल्विन के बराबर होगा, तो ये बराबर होता है जब किसी भी समय हमको सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो हम उसमें 273 जोड़ देते हैं। यानी केल्विन पैमाना जो होता है वो सेल्सियस पैमाने से 273 पॉइंट आगे होता है, उसकी गिनती जो होती है वो 273 ज्यादा होती है। किससे, सेल्सियस से। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस कहा गया है तो ये बराबर हो जाएगा 25 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा, 300 नहीं 298 के, तो ये हो जाएगा 298 के और 25 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों तापमान जो है ये बराबर है। इन दोनों तापमान में कोई अंतर नहीं, अंतर क्या है, सिर्फ पैमाने का अंतर है। जैसे यहाँ पर 1 रुपया और 100 पैसा ये दोनों बराबर हैं, उसी प्रकार से यहाँ अंतर क्या है, केवल पैमाने का, ये रुपए के हिसाब में, ये पैसे के हिसाब से। ऐसे यहाँ पर ये सेल्सियस के हिसाब से है तो 25 डिग्री सेल्सियस, अगर इसी को हम केल्विन के हिसाब से बताएंगे तो कितना होगा, 298 केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में से हम 273 जोड़ देते हैं। लेकिन के को जब लिखते हैं तो उसके ऊपर डिग्री का चिन्ह, यहाँ पर ऐसे करके ये डिग्री का चिन्ह जो बनाया जाता है, अंश का चिन्ह जो बनाया जाता है, ये नहीं बनाया जाएगा। तो डिग्री का चिन्ह नहीं बनाते हैं के लिखते समय, जबकि सेल्सियस लिखते समय बनाते हैं और फ़ारेनहाइट लिखते समय भी बनाते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है, डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, लेकिन डिग्री केल्विन ये नहीं कहा जाता है। डिग्री केल्विन नहीं कहा जाता, केवल के लिखा जाता है वहां पर, डिग्री के नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जब भी हम सेल्सियस पैमाने को जब भी हम केल्विन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, उसकी गिनती में 273 जोड़ देते हैं। ठीक, और ठीक इसका उल्टा करना होगा तब क्या होगा, मान लो केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तब क्या करेंगे बताओ। अगर हम कहते हैं यहां पर 300 के, इसको तुम्हें बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे, इसके बराबर कितने के बराबर हो गए, तो क्या करेंगे हम, बताओ, कोई लड़का बताओ। देखो सेल्सियस से जब केल्विन बनाया था तो क्या किया था, 273 जोड़ दिया था, और जब 273 उसको जब केल्विन से सेल्सियस बनाएंगे तो क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। यानी जो 300 के है इसका मतलब इसमें 273 जुड़ा हुआ है, क्योंकि के में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 273 जुड़ा हुआ है। तो वो 273 अगर इसमें से हम हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो डिग्री केल्विन, ये केल्विन को हम सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 300 माइनस 273, ये बराबर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस कहा जाए या 300 केल्विन कहा जाए, एक ही बात है। यानी जब हम किसी पैमाने को सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो हम उस सेल्सियस वाली गिनती में 273 जोड़ देते हैं, और जब किसी केल्विन वाली गिनती में हमको सेल्सियस में बदलना होता है तो हम उस केल्विन वाली गिनती में से 273 घटा देते हैं। आई बात समझ में। अब जैसे इसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि
293 के है, इसको तुम्हें किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, अब केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, केल्विन है इसका मतलब इसमें 273 जुड़ा हुआ, के अगर है तो इसका मतलब 273 इसमें जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे 273 इसमें से घटा देंगे, यानी ये 293 के बराबर हो जाएगा 293 माइनस 273, ये बराबर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 293 के कितने तापमान के बराबर होगा सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होगा वही 293 केल्विन के बराबर होगा, ये दोनों तापमान बराबर होंगे। उसी प्रकार से अगर कहा गया है कि 373 डिग्री सेल्सियस, इसको तुम्हें बदलना है के में, इसको केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो अब क्या करेंगे इसको हम, 373 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 373 प्लस 273, इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 646, कितना के, क्योंकि ये केल्विन बदलना था तो 373 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 646 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो जब हमको सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो हम 273 जोड़ देते हैं, और जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो 273 जोड़ देते हैं, और जब केल्विन को सेल्सियस में बदलना होता है तो हम 273 घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम तापमान को एक प्रकार के पैमाने से दूसरे प्रकार के पैमाने में बदल देते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो कारण बताओ के रूप में है, जैसे कप की अपेक्षा अगर हम प्लेट में चाय पिए तो जल्दी ठंडी हो जाती है, ऐसा क्यों? अगर हमें चाय जल्दी से खत्म करनी है, पी करके कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्लेट में ना करके जल्दी जल्दी पी लेते हैं, तो हम आसानी से पी लेते हैं, ऐसा क्यों होता है बताओ, माइक ऑन कर लो, बताओ। क्योंकि सर वो फैली जगह हो जाती है। फैली जगह होने से क्या होता है सर? हवा लगती है, ठंडी हो जाती है। हवा लगती है, तो हवा लगने से, विज्ञान पढ़ रहे हो, विज्ञान की भाषा में जवाब दो। जब फैल जाती है, जगह ज्यादा हो जाती है, तो क्या हो, कौन सी क्रिया तेजी से होती है, वाष्पन की क्रिया, वो जल्दी से वाष्पित हो जाती है, यानी जब वाष्पित होगी कोई चीज तो उसका तापमान कम हो जाएगा। जब कोई चीज वाष्पित होती है तो उसका जो वाष्प बनती है वो उसको तापमान चाहिए, भाप बनने के लिए तापमान चाहिए, तो भाप बनने के लिए तापमान कहां से मिलेगा, उसकी सतह से मिलेगा, तो उसकी सतह से तापमान ग्रहण करके वो पदार्थ भाप बनके निकल जाता है, तो तापमान अपने साथ ले जाता है, ऊष्मा अपने साथ ले जाता है, तो ऊष्मा जब ले जाएगा तो क्या होगा, जिस पदार्थ से ऊष्मा निकाल दी जाएगी तो क्या होगा, वो पदार्थ ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम अपने हाथ पर पेट्रोल डालते हैं तो हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, यस सर। पेट्रोल या स्प्रिट जब हम हाथ पर डालते हैं तो हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो हमारे शरीर से, यानी हमारी त्वचा से ऊष्मा लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत होने के लिए ऊष्मा उस कहां से ली, उसने त्वचा से ली, तो त्वचा का तापमान जो होता है उतने स्थान की, जहां से उसने ऊष्मा ली उतने स्थान की त्वचा का तापमान घट जाता है। जब ऊष्मा निकलेगी किसी पदार्थ से तो क्या होगा, वो ठंडी हो जाएगी, और जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है कि जो पेट्रोल के जो अणु हैं वो तुम्हारे हाथ की त्वचा से ऊष्मा ग्रहण करके, क्योंकि तुम्हारा शरीर गर्म है तो उस हाथ की त्वचा से ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पीकृत होते हैं, तो तुम्हारा हाथ की ऊष्मा कम हो जाती है उतने स्थान की, तो उतने स्थान पर तुम्हें ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही पानी से नहाने के बाद जब हम पंखे में आकर बैठ जाते हैं तो हमें ठंडा ज्यादा महसूस होता है, उससे क्यों, ऐसा क्यों होता है? उसका भी कारण यही है कि पानी के अणु जो होते हैं वो हवा लगने के कारण तेजी से वाष्पित होने लगते हैं। जब तेजी से वाष्पित होते हैं तो वाष्पित होने के लिए ऊष्मा कहां से लेंगे, तुम्हारे शरीर से लेंगे, तुम्हारे शरीर की ऊष्मा को लेकर के वो वाष्पित होने लगते हैं, तो और तुम्हारा शरीर जो होता है वो ठंडा होने लगता है। तो यहाँ पर मतलब बात यह है कि जब भी कोई अणु ऊष्मा ले करके वाष्पीकृत होगा तो जिससे वो ऊष्मा ग्रहण करेगा, जिस सतह से ऊष्मा ग्रहण करेगा या जिस पदार्थ से ऊष्मा ग्रहण करेगा, उस पदार्थ का तापमान घट जाएगा। तो इस प्रकार से
हमको पेट्रोल हाथ में डालने पर ठंडा लगता है। गर्मियों में घड़ों में पानी भर देने पर पानी ठंडा हो जाता है। हो जाता है, घड़े में पानी भर के रखें तो घड़े में पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। हो जाता है ना? क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि घड़े की जो घड़ा काय से बना होता है, मिट्टी का बना होता है। तो मिट्टी में क्या होता है, बहुत महीन महीन छेद होते हैं जो तुमको दिखते नहीं है, लेकिन उसमें होते हैं। अगर घड़े में पानी भर दो तो जितना हिस्से में पानी भरा हुआ उतना हिस्सा तुम्हें बाहर से ही पता चल जाएगा इसमें कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है। अगर सूखा घड़ा लो तो उसमें पानी भर दो तो तुमको बाहर थोड़ी देर बाद दिखाई देगा कि इसमें कहां तक पानी भरा हुआ है, क्योंकि बाहर का हिस्सा भी हल्का सा गीलापन आ जाता है बाहरी हिस्से में। वो कैसे आ जाता है? क्योंकि जो उसकी घड़े की जो दीवार है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत महीन महीन। उन छिद्रों से रिस करके पानी थोड़ा बहुत बाहर आता है, और बाहर आने के बाद क्या होता है, वो वाष्पीकृत होता है हवा लगने से। जब वाष्पीकृत होता है तो उसको वाष्पीकृत होने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है। तो ऊष्मा वो किससे लेता है? जल से ही लेता है। तो जब पानी क्या वो ऊष्मा लेकर के वाष्पीकृत होते हैं तो अपने साथ ऊष्मा ले जाते हैं। तो घड़े का पानी जो होता है वो क्या होता है, उसकी ऊष्मा कम हो जाती है। जब ऊष्मा कम हो जाएगी तो पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? जब भी कोई पदार्थ ऊष्मा लेकर के हटेगा वहां से, या जिससे ऊष्मा लेगा वो चीज ठंडी हो जाएगी, और जो ऊष्मा ले रहा है वो चीज गर्म हो जाएगी। तो जल के अणुओं ने क्या किया, पानी से ऊष्मा ले ली, तो जल के अणु जो थे वो सतह वाले तो गर्म होके वाष्पीकृत हो गए, और सतह कैसी हो गई, वो ठंडी हो गई। जैसे हम जब जाड़े में लोहे की कुर्सी पर बैठते हैं तो हमको ठंडी लगती है, लगती है। लोहे की कुर्सी पर अगर बिना गद्दी डाले बैठ जाओ किसी लोहे की कुर्सी पर तो तुम्हें क्या लगेगा, ठंडी ठंडी लगेगी, कुर्सी नहीं लगेगी? बताओ। यस सर। लगती है ना? यस तो सर। क्यों ठंडी लगती है? क्योंकि जाड़े में क्या होता है, जो बाहर वाली कुर्सी है वो जो होती है वो उसका तापमान बहुत कम होता है। उसका तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि जाड़ों में तापमान वातावरण का कम हो ही जाता है। तुम्हारे शरीर का तापमान तो हमेशा निश्चित रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब तुम कुर्सी पर बैठते हो तो कुर्सी का तापमान कम है, तुम्हारे शरीर का तापमान ज्यादा होता है, तो तुम्हारे शरीर से ऊष्मा कुर्सी ग्रहण करना शुरू कर देती है। ऊष्मा हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाती है, तो तुम्हारे शरीर से ऊष्मा जो होती है वो कुर्सी में जाने लगती है, कुर्सी की जो लोहा है उसमें जाने लगती है। तो तुम्हारे शरीर से ऊष्मा निकलने लगती है बाहर, इसी वजह से तुमको वो ठंडापन महसूस होता है। उस जगह पर जहां पर जितने हिस्से में कुर्सी तुम्हारे टच में आती है उतने हिस्से पर तुमको ठंडापन महसूस होता है, क्योंकि उतने हिस्से से ऊष्मा कुर्सी में जाने लगती है। थोड़ी देर बैठे रहो, बर्दाश्त करते रहो ठंडक को, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वही कुर्सी गर्म हो जाती है। तो कुर्सी कैसे गर्म हो गई, तुम्हारे शरीर की गर्मी से फिर वो कुर्सी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है, फिर ठंडी नहीं लगती है। होता है कि नहीं? जाड़ों में जब किसी ठंडी ठंडी कुर्सी पर जाके बैठो तो तुरंत बैठोगे तो ठंडी लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बैठे रहोगे तो फिर वो गर्म हो जाती है। हो जाती है नहीं? तो वो तुम्हारे शरीर से ही ऊष्मा लेकर के गर्म होती है। तो तुम्हारे शरीर से ऊष्मा चूंकि बाहर निकलती है इसलिए तुम्हारे शरीर पर उस स्थान पर ठंडक महसूस होती है, इसीलिए तुमको उतने जगह पर ठंडा महसूस होता है। और यही अगर तुम गर्म कुर्सी पर बैठ जाओ जिसका तापमान तुम्हारे शरीर से ज्यादा हो तो वहां से तापमान तुम्हारे शरीर के भीतर आने लगता है, तब फिर वो वस्तु तुमको गर्म लगेगी, क्योंकि तुम ऊष्मा ग्रहण कर रहे हो इसलिए तुमको वो पदार्थ गर्म लगेगा। तुमसे ऊष्मा अगर कोई ग्रहण कर रहा होगा तो तुमको वो पदार्थ ठंडा लगेगा। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों में हम सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनते हैं। टेरिकॉट वगैरह के कपड़े गर्मियों में पहनो तो गर्मी ज्यादा महसूस होती है। टेरिलीन वगैरह के या नायलॉन के या रेयन के इस तरह के अगर कपड़े ज्यादा पहने हम सिंथेटिक कपड़े तो उसमें हमें गर्मी लगती है, और सूती कपड़ा पहने तो उसमें गर्मी नहीं लगती। ऐसा क्यों? क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है वो पसीना को अवशोषित कर लेता है, पसीने को सोख लेता है, और जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो पसीने को सोख नहीं पाते हैं। तो जो सूती कपड़ा होता है ये पसीने को सोख लेता है, और पसीने को सोखने के बाद क्या होता है कि जो पसीना में जो पानी के अणु होते हैं वो हमारे शरीर से गर्मी ग्रहण करके या ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पीकृत होते हैं धीरे धीरे। तो हमको सूती कपड़े पहनने पर ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वो पसीने में जो पानी के अणु होते हैं वो धीरे धीरे फिर वाष्पीकृत होते हैं, और हमारे शरीर से पसीना तुरंत अवशोषित होकर कहाँ चला जाता है, सूती कपड़े में चला जाता है, और फिर कपड़ा जो है धीरे धीरे ऊष्मा ग्रहण करके पानी के अणुओं को निकालता रहता है, वाष्पीकृत करता रहता है। तो इसलिए सूती कपड़ा जो होता है हमें ठंडा महसूस होता है। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो
पानी पसीने को सोखते नहीं है, पसीने को सोखते नहीं है तो तुम्हारे शरीर और कपड़ों के बीच में पसीना भरा रह जाता है, उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। तो वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा तुम्हारा, तुमको ठंडापन महसूस नहीं होगा। इसलिए हमको सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो गर्म लगते हैं, और इसलिए हम गर्मियों में सिंथेटिक कपड़े कम पहनते हैं और सूती कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनने की कोशिश करते हैं। गर्मा गर्म खाने की सुगंध जो होती है वो कई मीटर दूर तक चली जाती है। अगर 4-5 मकान छोड़ के भी किसी के यहाँ कोई बढ़िया चीज बन रही है तो तुम्हारे घर तक उसकी खुशबू आ जाती है। आ जाती है। अगर कहीं पर कोई चीज बन रही है तो तुम बाजार में निकल रहे हो, अगर कहीं समोसे तले जा रहे हैं, तुम्हारे नाक तक उसकी खुशबू अपने आप आ जाएगी। आ जाएगी ना? कि तुम कलैया में जाके जब नाक लगाओगे तब तुमको समझ में आएगा। ऐसा तो होगा नहीं। समोसे गर्मा गर्म समोसे तल रहे हो कहीं तो उसकी खुशबू बड़ी दूर तक फैल जाती है, होती है नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? अगर ठंडे समोसे रखे हो तो उनकी खुशबू क्यों नहीं आती है दूर तक? गरम गरम समोसे तले जा रहे हो तो खूब बढ़िया खुशबू आती है, और ठंडे समोसे अगर भरे रखे हो तो उसमें कोई खुशबू, उसकी अगर खुशबू तुमको लेनी है तो तुमको नाक उसके पास लगानी पड़ेगी, जाकर के उसकी कढ़ैया के पास, या जहां जिस बर्तन में रखे हैं समोसे उस बर्तन के पास तुमको नाक ले जानी पड़ेगी, तब तुमको खुशबू मिलेगी। और तुम अगर वो किसी अगर वो गर्म है तो वो चीज वो खुशबू खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हमने तुमको बताया था एक बात कल कि गर्म करने पर जो पदार्थ के अणु होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जो गंध के अणु होते हैं वो जब गर्म चीज होती है तो गंध के अणुओं में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, इस वजह से वो हवा में उड़ते हुए दूर तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि गैसों में क्या होता है, अंतराणु के स्थान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो उनमें गति बहुत तेजी से होती है, उनके पास गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और अगर उसको हम गर्म कर दें तो गतिज ऊर्जा और ज्यादा हो जाती है उनकी, तो वो तेजी से उड़ते हुए हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं और हमको उसकी खुशबू महसूस हो जाती है। लेकिन ठंडा अगर होगी कोई चीज तो उसमें जो गंध निकल रही होगी उसके अणुओं में उतना तापमान नहीं होगा, तो इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो उड़ करके दूर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यही वजह है कि गर्म खाने की खुशबू जो होती है वो दूर तक पहुंच जाती है, और जो ठंडा खाना होता है तो उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास तक जाना पड़ता है। ठीक है, आगे बात समझ में? क्योंकि गर्म करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो दूर दूर तक गति करते हुए पहुंच जाते हैं, इस वजह से हमको दूर से ही उसकी खुशबू मिल जाती है। और उसके बाद ये हमें इत्र की गंध दूर बैठे बैठे हुए मिल जाती है। और जैसे अगरबत्ती जलाएगी कहीं या कहीं कमरे में हम कहीं सुगंध की शीशी खोल देते तो थोड़ी देर के बाद हमको लगता है कि हाँ कमरे में खुशबू फैल गई। तो क्या होता है कि जो इत्र के जो अणु होते हैं वो वाष्पीकृत होकर के धीरे धीरे करके कमरे में फैलना शुरू हो जाते हैं, यानी विसरण की क्रिया होने लगती है। जो कमरे में जो हवा है उस हवा के अणुओं के बीच में जो खाली जगह है उस खाली जगह में कौन से अणु भरने लगते हैं? इस गंध के अणु जो होते हैं वो विसरण की क्रिया के द्वारा पूरे कमरे भर में फैल जाते हैं। एक प्रकार के पदार्थ का दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में फैल जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। तो इत्र की जो कण होते हैं वो वायु के कणों के बीच में धीरे धीरे करके फैलने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरे कमरे में महक फैल जाती है। तो इस प्रकार से पूरा कमरा जो है वो सुगंधित हो जाता है। लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस कही जाती है। क्यों? ठोस क्या होते हैं? जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उनको ठोस कहते हैं। तो अलमारी का भी आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अलमारी अगर कोई है घर में रखी है तुम्हारे तो उसका आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। ऐसा तो नहीं कि कमरे के अंदर रखोगे तो ठोस रहेगी, कमरे के बाहर निकाल दोगे तो द्रव बन जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। जो आकार उसका कमरे के अंदर है वही आकार कमरे के बाहर होगा, या दूसरे कमरे में रखेंगे ले जाके तब भी उसका आकार वही रहेगा। तो कहीं भी हम रखें कमरे के तापमान पर जो होगा वो अलमारी का आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे। अलमारी का आकार भी वही रहेगा और अलमारी जगह भी उतनी ही घेरेगी, चाहे इस कमरे में रखो चाहे किसी और कमरे में रखो जाकर। तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, इसीलिए वो क्या कही जाएगी? ठोस। जिन पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जल कमरे के तापमान पर द्रव होता है। क्यों? क्योंकि द्रव क्या चीज होती है? जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, और द्रव वे पदार्थ होते हैं जो बह सकते हैं। तो साधारण कमरे के ताप पर पानी क्या होता है? वो बह जाता है, इसलिए पानी द्रव है। उसका आकार भी निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है और वो बह सकता है, इसलिए
पानी क्या है? वो द्रव है। तुमने एक चीज देखी होगी कि जाड़ों में जो ऊनी कपड़े होते हैं, जब जाड़ा खत्म हो जाता है, जब बक्सों में रखे जाते हैं तो उनमें कुछ गोलियां डाल दी जाती हैं। देखा है कभी घरों में अपने? या बाजार में मिलती हैं, कपड़ों के बीच में रख दी जाती हैं गोलियां। क्यों रख दी जाती हैं? सर खुशबू आने के लिए। खुशबू आने के लिए, और कोई कारण नहीं उसका खास। अगर ऐसे ही तुम रख दोगे तो उन्हीं कपड़ों में कीड़े लगने का डर रहता है। उन्हीं कपड़ों को कीड़े बहुत जल्दी काट पीट कर खराब कर देते हैं। कीड़े काट देते हैं, अक्सर गटर वगैरह में छेद कर देते हैं, जिससे कि कपड़ा खराब हो जाता है। तो उन कीड़ों को लगने से बचाने के लिए वो सुगंधित नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो कपड़ों के बीच में रख दी जाती हैं, जिससे कि सुगंध तो होती है, तो उसी सुगंध की वजह से कीड़े मकोड़े उसमें नहीं आने पाते, वरना उन्हीं कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं और कपड़े को खराब कर देते हैं। तो उसकी गंध की वजह से जो होते हैं वो कीड़े नहीं आ पाते हैं। तो वो गोलियां जो होती हैं वो रखे रखे धीरे धीरे अपने आप वहां से गायब भी हो जाती हैं। कैसे गायब हो जाती हैं? या तुम उन गोलियों को खुला रख दो ऐसे ही, तो 2-4 दिन में गायब हो जाएंगी। यस सर। रखे रखे गायब हो जाएंगी। क्या होगा? वहां पर जो क्रिया होती है वो क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। पढ़ चुके हो इससे पहले कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कि ठोस पदार्थ जब बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कपूर में बताया था, कपूर को अगर तुम रख दो बाहर तो क्या होगा? खुले में धीरे धीरे करके सारा कपूर उड़ जाएगा, ठोस से सीधे गैस बन के उड़ जाएगा, यानी वो द्रव अवस्था में नहीं आएगा, वो सीधे ठोस से गैस बन जाएगा। तो इसी क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो नैफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं उनमें भी ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, और जो उसकी गोलियां होती हैं वो धीरे करके कम होती जाती हैं और एक दिन खत्म हो जाती हैं। टॉयलेट वगैरह में तुमने देखा होगा ओडोनिल रखा जाता है, अक्सर खुशबू के लिए रखा जाता है। एक कमरे में एयर रूम फ्रेशनर में भी वो एक छोटी सी डिब्बी जैसी आती है, इसके अंदर थोड़ा सा फिटकरी जैसा टुकड़ा रखा होता है बड़ा सा, उसको खोल के रख देते हैं। उसके डिब्बे में छेद बने होते हैं, उसके भीतर जब हम खरीद के लाते हैं तो वो पैकेट के अंदर होता है, डिब्बे के अंदर। लेकिन जब हमको रखना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको पैकेट से निकाल करके उसी डिब्बे में रख करके टांग देते हैं। उसमें टांगने का छेद बना होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या होता है? खत्म हो जाता है एक दिन, महीने भर में लगभग वो पूरा गुटखा खत्म हो जाता है, महीने सवा महीने में। तो वो कैसे खत्म हो जाता है? वो भी वही चीज है कि वहां पर ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? वो ठोस धीरे धीरे करके गैस में बदलता रहता है, और इसीलिए तो उस कमरे में खुशबू फैली रहती है हर समय। या टॉयलेट वगैरह में जो गंध आती है, बदबू आती है, वो बदबू फिर हमको नहीं महसूस होती, क्योंकि उससे ज्यादा तेज खुशबू इसकी महसूस होती। तो वो बदबू जो होती है वो इसकी खुशबू में दब जाती है, तो हमको थोड़ा सा ठीक लगता है टॉयलेट वगैरह में जाने में। तो इस वजह से वहां पर जो ओडोनिल रखा जाता है उसमें कौन सी क्रिया होती है? वहां पर भी वो ऊर्ध्वपातन की ही क्रिया होती है, यानी वहां पर भी जो ठोस होता है वो धीरे धीरे करके गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार से अब आज का पाठ इतना ही। अब इसके बाद फिर अब कल पढ़ाएंगे, टाइम बहुत हो गया।